अब देखना है फ्लूइड की आइडेंटिटी, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्लूइड वह फ्लूइड नहीं है। तो पहला, डेंसिटी। डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी को कैसे डिफाइन करें कि हाउ यू कैन गिव यूनिक आइडेंटिटी टू द फ्लूइड फॉर्मेशन। किस तरह ये फ्लूइड वो फ्लूइड नहीं है। तो पहला पहचान है डेंसिटी, रो। तो डेंसिटी टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी, द मैनर द मैटर ऑक्युपाई द स्पेस, वो अंदाज जिससे मैटर प्लेस को स्पेस को ऑक्युपाई करता है। अब आप देखिए ना, 1 मीटर साइड वाला एक क्यूबिकल वॉल्यूम कंसिडर कीजिए। 1 मीटर साइड वाला एक क्यूबिकल वॉल्यूम कंसिडर कीजिए। ये साइड बराबर 1 मीटर हो, इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर होगा। अगर हम इसमें वाटर भरेंगे, प्योर वाटर, तो इसमें मास कितना हटेगा? तो 1000 kg। और इसी जगह में अगर हम पानी हटा दें और बर्फ भर दें, बर्फ समझते हैं ना, आइस, आइस, प्योर आइस, क्रीम नहीं, तो आइस भरेंगे तो इसका मास हो जाएगा 900 kg। ठीक है। और इसी जगह को फिर खाली करें और कॉपर भर दें तो 9000 kg। और उस कॉपर हटा दें, अब मरकरी भरें तो मरकरी हो जाएगा 13600 kg। अब फाइनली मरकरी भी फेंकिए, सीधा औरम गोल्ड, ये हो जाएगा 19000 kg। अब बताइए ऐसा क्यों होता है? जगह उतना ही और मटेरियल अलग अलग है तो मास अलग अलग क्यों आता है? क्यों मास अलग है? ये पहचान है उस मटेरियल फॉर्मेशन की कि हाउ द मैटर ऑक्युपाई द स्पेस। मैटर किस तरह जगह घेरता है, इसकी पहचान है। हाउ द मैटर ऑक्युपाई द स्पेस, पदार्थ किस तरह जगह घेरता है, उसकी पहचान है। ठीक यही टर्म हम यहाँ अप्लाई करेंगे, किसमें? गैस के, फ्लूइड के केस में। और डिफाइन करेंगे डेंसिटी, यानी इनर्शिया कंटेंट ऑफ द स्पेस। फ्लूइड स्पेस के यूनिट वॉल्यूम में कितना इनर्शिया है, कितना मास है, इनर्शिया कंटेंट ऑफ द स्पेस। और फ्लूइड को डिफाइन करेंगे डेंसिटी को, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एम बाई डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी टेंड्स टू 0। और इसको आप लिख सकते हैं डीएम डीवी, केजी पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर की बात जरूर है, मगर डेंसिटी पॉइंट पर डिफाइंड है, बिंदु पर। और डेंसिटी का टर्म हर पॉइंट के अलग अलग होगा। ये बताता है कि इस स्पेस में कितने पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज। आइडियली सब जगह डेंसिटी समान होती है, होमोजेनस होती है। तो डेंसिटी बताएगा इनर्शिया कंटेंट, इनर्शिया कंटेंट ऑफ द फ्लूइड स्पेस, कंटेंट ऑफ फ्लूइड स्पेस। ठीक है। ये पहला टर्म हुआ डेंसिटी। फ्लूइड फॉर्मेशन में डेंसिटी डिफर करता है तो फ्लूइड को पहचान नहीं मिलती है, बदल जाती है पहचान। अब दूसरा टर्म है प्रेशर, जिससे हम पहचानेंगे कि ये फ्लूइड वह फ्लूइड नहीं है। अब प्रेशर क्या होता है? थर्मल फिजिक्स में प्रेशर जरूर सुने होंगे, थर्मल फिजिक्स में प्रेशर सुने होंगे। तो प्रेशर, मॉलिक्यूलर प्रेशर की बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेशर अलग से। तो मॉलिक्यूलर प्रेशर क्या है? तो देखिए, आइडियली फ्लूइड स्पेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये स्पेस है, इसमें मटेरियल्स पार्टिकल्स हैं। आइडियली ये जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ये मटेरियल पार्टिकल्स स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। इनके बीच कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, कोई बॉन्ड नहीं होता, फिर ये पास पास क्यों रहते हैं? इनकी बाहर की बाउंड्री नहीं होती। हाँ, आप गैस सिलेंडर में गैस भर देते हैं, वहां तो बाउंड्री है, लेकिन क्लाउड की कोई बाउंड्री नहीं, या और गैस की बाउंड्री नहीं, तो फिर ये पास पास क्यों रहते हैं? इनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं। यह रेस्ट में हो तो पास पास हो, नहीं, ये मोशन में होते, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है,
फिर ये पास पास क्यों रहते हैं, फिर ये जगह छोड़कर क्यों नहीं चले आते, बस जाते ही रहते हैं। इधर से आए, इधर जा रहे थे, टक्कर हो गया, डायरेक्शन बदल गया, बारंबार बारंबार। तो जितना अधिक बार टक्कर होता है, उतना अधिक बार उनकी लंबाई, उनकी दूरी और लंबी हो जाती है, और इस तरह वह उस इलाके में अटके रहते हैं, बिना किसी बंधन के, बिना किसी बॉन्ड के, कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी नहीं, कोई बॉन्ड नहीं, बट दे रिमेन्स इन द सेम रीजन इन स्पाइट ऑफ हैविंग एब्सोल्यूट, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट, परफेक्टली नहीं, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड फुल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। खूब गतिज ऊर्जा है, खुद फ्रीडम है, खूब मोशन है, मगर वो जगह छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हर पार्टिकल जाना चाहता है, एक दूसरे से टकराता है, टक्कर के कारण चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है, पाथ उनका लंबा हो जाता है, दूरी लंबी हो जाती है, वो देर तक चलते रहते हैं, इस इलाके में बने रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते। इसी को हम प्रेशर से नापेंगे। नापेंगे कैसे? तो नापेंगे ऐसे कि किसी फ्लूइड स्पेस के किसी भी वॉल्यूम में कोई एलिमेंट्री एरिया लीजिए, उस एलिमेंट्री एरिया पर जितने कोलिजन्स हो रहे हैं, हर कोलिजन के कारण नॉर्मल टू द सरफेस जो फोर्स लगता होगा, दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड पर यूनिट एरिया विल मेजर two aspects: intensity of collision that is going on among the molecules and frequency of collision that is going on among the particles. उन fluid particles के बीच how many interactions, how many collisions are going on, that is frequency, and how intensely they collide with each other, that is amount of momentum change. इन दोनों बातों पर डिपेंड करेगा प्रेशर। एंड प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर की प्रॉपर्टी की वजह से उसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिक सरफेस लेंगे, उस पर फोर्स रहेगा नॉर्मल टू द सरफेस। इसलिए प्रेशर का डेफिनेशन होगा फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड बटा नॉर्मल एरिया, और एरिया कितना बड़ा, तो उसके लिए भी पॉइंट पर डिफाइन करना है, तो लिखेंगे डेल्टा ए टेंस टू 0, यानी फोर्स एवरेज नॉर्मल फोर्स बटा एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आगे चल के पास्कल का नाम आएगा, या और कुछ आएगा, जब आएगा तब आएगा। ये मॉलिक्यूलर प्रेशर है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा होना भी है, और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, उनकी इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन ज़्यादा है, ये भी मतलब होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन भी ज़्यादा है और इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन भी ज़्यादा है। तो इस तरह दो टर्म होगा, प्रेशर एंड डेंसिटी, जिससे हम पहचान देंगे कि हाउ द फ्लूइड डिफर्स। फ्लूइड ए इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लूइड बी। ये हम एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी हुई, फ्लूइड का डेफिनेशन हुआ। अब ये फ्लूइड स्पेस जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में हो, तब का प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस। फ्लूइड वही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में, और मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, वो एक दूसरे से टक्कर खाकर बाहर के फील्ड से ऑलमोस्ट इंसुलेट हो जाते हैं, नहीं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे फ्री फॉल में गिरते रहते। वो इतनी बार टक्कर मारे, जैसे भीड़ में हम खड़े हैं तो टक्कर किस साइड से आ रहा पता नहीं, उसी तरह। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटी का असर प्रेशर पर क्या पड़ता है, यानी हमें निकालना है प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द फ्लूइड स्पेस। देखिए, यानी प्रेशर इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस। और साथ में हमारा फ्लूइड रेस्ट में, फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम है, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, एक्सीलरेटेड कंडीशन नहीं। देखिए, ये लिक्विड है, मान लो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं, और यहाँ पर हम एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम लेते हैं, बस वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें कोई मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले रहे हैं। उस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के बाहर लिक्विड है, मान लीजिए पानी है, जल जल इधर, और उस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर क्या है वो बाद में सोचें। तो प्रेशर फोर्स एटमॉस्फेयर का ऐसे लगता होगा, प्रेशर फोर्स यहाँ का इस तरह लगता होगा,
प्रेशर फोर्स इस सरफेस पर नॉर्मल, इस सरफेस पर नॉर्मल, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, तो राइट से लेफ्ट से इसके वाल पर चारों तरफ से प्रेशर फोर्स लिक्विड का लगता होगा, वो सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता होगा। लेकिन पेंदी पर यानी नीचे वाले सरफेस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले सरफेस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस दोनों फोर्स में अगर अंतर नहीं हुआ तो ये स्पेस इस फ्लूइड के अंदर इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे हम बेंच पर बैठे हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स exerted by my surrounding to keep me at rest or under motion against gravity। हम रेस्ट में। उसी तरह यहाँ भी अगर अप से लगने वाला प्रेशर फोर्स और डाउन से लगने वाला प्रेशर फोर्स बराबर हो जाए, फिर ग्रेविटी का कोई बात नहीं। तो या फिर वही हमें पता लगाना है कि यहाँ का प्रेशर फोर्स हो गया P2A और यहाँ का प्रेशर फोर्स हो गया P1A, और P1A और P2A मिलकर इसके अंदर जो फ्लूइड का मास है, उसी फ्लूइड का, दूसरे फ्लूइड का नहीं कह रहे, उसको बैलेंस कर रहा है। ये हम सिलिंड्रिकल ज्योमेट्रिक वॉल्यूम लिए, उसको कोई मटेरियल ट्यूब नहीं लिए। उस वॉल्यूम के अंदर भी पानी हो सकता है और बाहर तो है ही। तो अंदर जो है उसका वेट डाउनवर्ड जो ग्रेविटी, उसको ये दोनों फोर्स मिलकर बैलेंस करता होगा। तो P2A माइनस P1A बराबर H गुना A, ये वॉल्यूम हो गया, गुना रो डेंसिटी हुआ, गुना G। और डेंसिटी किसकी हुई? तो डेंसिटी उसी लिक्विड की हुई जो सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर है, ये डेंसिटी हुई। अब P2 माइनस P1 बराबर हो गया रो जी एच। तो ये जो प्रेशर है P2 जो P1 से बड़ा है, पॉजिटिव आ रहा है, अगर P1 से जो बड़ा है प्रेशर P2, ये P2 पर जो प्रेशर है वो P1 से बड़ा है। तो ये प्रेशर किस वजह से? ये ग्रेविटेशनल फील्ड में लिक्विड या फ्लूइड होने के कारण है। ये सिर्फ मॉलिक्यूलर प्रेशर नहीं है। अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का है तो हम यहाँ का प्रेशर P2 लिख सकते हैं। तो P2 बराबर हो जाएगा P1 प्लस रो जी एच। ये वाला जो टर्म है इसी को प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी या गेज प्रेशर भी कहते हैं। इसको नापने के लिए हम लोग यंत्र डिफाइन करेंगे, उसका नाम है बैरोमीटर, या इसके अंतर को नापने के लिए दूसरा यंत्र डिफाइन करेंगे, उसका नाम है मैनोमीटर। ठीक है, ये गेज प्रेशर कहलाता है या प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रेशर इसके बराबर प्लस ऊपर से जो प्रेशर फोर्स लग रहा है। अगर हम इसे रेफरेंस प्रेशर मान लें ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं या उसका प्रेशर नहीं ले, तो इस लिक्विड के कारण जो प्रेशर डेवलप होगा वह रो जी एच होगा। अब आपको देखकर ही पता लग रहा है कि प्रेशर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, गहराई के साथ बढ़ता जाएगा, बहता जाएगा, बढ़ता जाएगा गहराई के साथ। ठीक है, ये प्रेशर का वैल्यू गहराई के साथ बढ़ता जाता है। ये हो गया फ्लूइड का प्रेशर। अब हम लोग को अगला क्लास में बैरोमीटर पढ़ना है और मैनोमीटर, यानी द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, बैरोमीटर और मैनोमीटर ये पढ़ना है अगले क्लास में, और उसके बाद से फिर नंबर ऑफ क्लास भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा।